देखो अब जो बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, वो आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आपकी एक फिक्स्ड एसेट्स है, उसको कुछ टाइम आपने यूज़ किया तो उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे वैसे वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन दो तरह से होता है, एक यूसेज के टाइम और एक समय के व्यतीत होने के कारण। कहता है यूसेज जो है आपका, यूसेज के बेस पर जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो वो वेरिएबल एक्सपेंस माना जाता है, और जब पीरियड्स के अकॉर्डिंग करते हो तो उसे फिक्स्ड माना जाता है। कहते हैं एक तो यूसेज होता है, एक लैप्स ऑफ टाइम होता है। ठीक है, यूसेज के आधार पर हराश को वेरिएबल एक्सपेंस माना जाता है और पीरियड्स के बेसिस पर उसे फिक्स्ड माना जाता है। यूसेज के आधार पर यह मानकर चला जाता है कि जितना अधिक एक संपत्ति को यूटिलाइज़ किया उतना ही ज़्यादा उसका डेप्रिसिएशन होगा। मान लो एक प्लांट 2 या 3 पारियों में काम आता है तो उसका डेप्रिसिएशन दुगना या तिगुना हो जाएगा। लेकिन पीरियड्स के अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट करोगे। जैसे 20,000 का प्लांट है, 10 साल आपने यूज़ किया तो 2,000 इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसका 1/10 है या 1/12 है, 1/20, उस हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो हमें दोनों ही मेथड को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसी में आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम द वर्किंग लाइफ ऑफ केयर इज एसेस, या डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स इन वर्किंग ऑर्डर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। आफ्टर द एक्सपायरी में ही आपको पता ही है फॉर्मूला कि इसको चार्ज कर लिया जाता है कि आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दोगे और उसका लाइफ टाइम जो दे रखा है उससे डिवाइड कर दोगे, वो आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। कहता है जब कारखाना भवन किराए पर लिया गया हो तो किराया निश्चित ही कारखाना उपरिव्यय का अंश माना जाता है। अब रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड से ही तो चार्ज किया जाएगा। परंतु जब कारखाना भवन स्वयं की संपत्ति हो, मान लो आपकी खुद की फैक्ट्री है, तब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या उस भवन पर किराया लगाकर लागत में जोड़ा जाए या नहीं। अगर किराया नहीं जोड़ा जाता तो एक वस्तु की लागत उस सामान्य लागत से जिसमें ऐड किया गया उससे कम आएगी, तो उसका प्रॉफिट्स भी ज़्यादा आएगा। किराया जोड़ना चाहिए। अपने भवन पर किराया संपत्ति करने के 2 रीजंस हैं। यदि आपने ये बिल्डिंग किराए पर ली गई हो तो किराया देना पड़ेगा। यदि आपने जो पूंजी भवन में लगाई है कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ब्याज के बदले में किराया लगाना उचित ही जान पड़ता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग को लिखना चाहिए, चाहे आपकी ओन्ड ही क्यों ना हो और या फिर आपने रेंट पर ही क्यों ना परचेज़ की गई हो। अब नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि मटेरियल कैरिज हैंडलिंग एंड स्टोरेज एक्सपेंस। कहता है मटेरियल कैरिज एंड होल्डिंग एक्सपेंस अगर डायरेक्ट नेचर का है तो आप उसको कॉस्ट से चार्ज कर लोगे। अगर इनडायरेक्ट नेचर का है, लोडिंग अनलोडिंग में है, इनडायरेक्ट नेचर का है कि कुछ कम हो जाएगा या नेचुरल कॉजेज हो जाते हैं तो उसे कॉस्टिंग P&L अकाउंट से चार्ज कर दिया जाता है। मटेरियल वेस्ट एंड लॉसेज, अगर मटेरियल आपका इन ट्रांजिट रास्ते में ही ख़राब हो रहा है, रास्ते में कराने के बदले आपने क्या किया है, उसको बीमा कंपनी या आयात कंपनियों से उसका कंपनसेशन ले लिया है, तो ये नॉर्मल हुआ। परंतु यदि क्षति अपने व्यवसाय को ही वहन करनी पड़ती है तो इसे ओवरहेड माना जाता है, बशर्ते कि यह क्षति नॉर्मल नेचर की हो। अगर नॉर्मल नेचर की है तो ठीक है, कॉस्टिंग से चार्ज हो जाए, की है तो इसे कॉस्टिंग P&L से चार्ज कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग स्टोरेज में 2 बात कही थी, नॉर्मल अब नॉर्मल, कि स्टोर करते हुए मान लो कोई मटेरियल आपका सिकुड़ जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है या वेट करते हुए वेट कम हो जाता है तो ये तो नॉर्मल हुआ, इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड से चार्ज कर लेंगे। अगर चोरी अग्नि से हुआ है, ये अब नॉर्मल नेचर का है तो उसे कॉस्टिंग P&L अकाउंट से चार्ज कर लिया जाएगा। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, कहते हैं मटेरियल की जो वेस्टेज है वो उत्पादन क्रिया में सामान्य प्रकार से होता है और संबंधित उपकार्य व प्रक्रिया को ही वहन करना पड़ता है और एबनॉर्मल होने के कारण इसको P&L से चार्ज किया जाता है। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस मीन्स कि आप किसी प्रोडक्शन को बनाने से पहले उसका जो मैप डिज़ाइन तैयार करते हो उसको फैक्ट्री ओवरहेड से चार्ज किया जाता है। जो नक्शे और डिज़ाइन के आधार पर आप तैयार करते हो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही और उसके हिसाब से ही टेंडर दिए जाते हैं और उसके बाद इसे सेल ओवरहेड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक्सपेंस ऑफ इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कहता है प्लांट एंड मशीनरी के संस्थापन का जो एक्सपेंस है वो एक कैपिटल एक्सपेंस है, उसे हमें एसेट्स में जोड़ देना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी संयंत्र को किसी अन्य स्थान पर लगाने के लिए या अन्य प्रकार से फिर से खंडित किया जाता है तो इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट मानते हैं। देखो पहले इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग का यहाँ पर वो कह रहा है तो एसेट्स में इसको जोड़ देना है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। कंपनसेटरी पेमेंट्स टू वर्कर, कहता है कि जो वर्कर है उनको कंपनसेटरी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कंपनसेशन दिया जाता है और उसके अनुसार क्षतिपूर्ति अवधि से अवधि तक बदलती रहती है।
और डिपेंड करता है ये कंपनसेशन किस हिसाब से था। दुर्घटनाओं के प्रकार, मशीनों की टूट फूट, व्यक्तियों के पद, उनके सेवा काल आदि को ध्यान में रख के आती है। अगर ये अब नॉर्मल नेचर का है तो उसे P&L से चार्ज कर लिया जाएगा। अगर ये रूटीन कंपनसेशन दिया जा रहा है तो हमें बजट अपना बना कर रखना है ताकि मंथली उसको कैसे चार्ज किया जाए। अब बात करते हैं DA की। DA डिपेंड करता है किससे रिलेटेड है। कह रहा है अगर ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री से चार्ज होगा, ऑफिस है तो ऑफिस से, और सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो उससे चार्ज किया जाएगा। इसको अगर अलग से ही है, बताया नहीं गया, तो फिर इसको अलग से रख दिया जाएगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट कहता है प्लांट एंड मशीनरी की जो मेंटेनेंस और रिपेयर्स की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं इसके और करेक्टिव मेजर्स होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स ये होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि एसेट्स को ठीक रखने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो रूटीन में, वो आपका प्रिवेंटिव मेजर्स है। और करेक्टिव मेजर्स में क्या है कि जब कोई संपत्ति कार्य में दोषपूर्ण हो जाती है, मतलब ख़राब होगी, अब उसको ठीक करा के आप रख रहे हो, तो वो आपका करेक्टिव मेजर्स है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है और उन पर एक नंबर डाल दिया जाता है। फिर आता है रॉयल्टी एंड पेटेंट्स। कहते हैं उत्पादन की एकस्व प्रक्रिया का उपयोग करने हेतु दिया गया शुल्क कारखाना उपरिव्यय का अंग होता है तथा उत्पाद को बेचने का अधिकार का शुल्क बिक्री उपरिव्यय का, मतलब वही प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, अगर उसको सेल कर देते हो किसी थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को तो वो सेल्स का पार्ट बन जाता है और उसको आप उस हिसाब से डेबिट कर देते हो। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंस। एक व्यवसाय की साधारण प्रगति के लिए किया गया अनुसंधान व प्रयोगात्मक व्यय एक उपरिव्यय माना जाता है, परंतु यदि यह व्यय किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है तो उसे डायरेक्ट मानते हुए उस कॉस्ट में डाल दिया जाता है। जहां रिसर्च का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है उसे स्थगित व्यय मानकर कुछ वर्षों में बराबर चार्ज कर दिया जाता है। यदि अनुसंधान व प्रयोग निरर्थक सिद्ध होता है तो उसकी लागत को लाभ हानि खाते में चार्ज कर लिया